ग्रामीण संयुक्त परिवार के अंतर्गत आज का टॉपिक है ग्रामीण संयुक्त परिवार के दोष या दुष्कार्य। इससे पहले ग्रामीण परिवार के खासकर ग्रामीण संयुक्त परिवार के लाभ या प्रकार की चर्चा की गई थी। उसी क्रम में ग्रामीण संयुक्त परिवार के कई सारे दोष भी कह सकते हैं या उनको दुष्कार्य भी कहा जा सकता है। पहला पॉइंट है कार्यकुशलता में बाधक। चूँकि संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों का बराबर रूप से ध्यान रखा जाता है तो उसके कारण दो प्रकार की हानियां देखने को मिलती हैं। जो सदस्य संयुक्त परिवार में मेहनती हैं, कुशल हैं, उनका कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। चूँकि संयुक्त परिवार में बुद्धिमान हो, मेहनती व्यक्ति हो या आलसी हो या मूर्ख व्यक्ति हो, सभी को, या कोई बेरोजगार है परिवार में या जिसके पास कोई कार्य नहीं, सभी को समान रूप से सुख सुविधाएं दी जाती हैं। इसका क्या असर होता है कि जो बुद्धिमान या मेहनती या व्यवसायी व्यक्ति है उसकी के ऊपर खासकर विपरीत असर पड़ता है और उसे उसकी उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है जितना उसे मिलना चाहिए। क्यों? और उससे उसकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कार्य नहीं करता उसे सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त परिवार के अंतर्गत जो योग्य हैं या कुशल व्यक्ति हैं उनको उतनी उनकी योग्यता का लाभ नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरा है अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। संयुक्त परिवार में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि उसमें अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। चूँकि संयुक्त परिवार में सभी को बराबर की दृष्टि से देखा जाता है, सभी की आवश्यकताएं बराबर रूप से पूरी की जाती हैं, चाहे कोई अधिक कमाए या कम कमाए। लेकिन मान लीजिए 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो 3 भाई में से अगर 2 भाई कमा रहे हैं और तीसरा भाई अगर नहीं कमा रहा है, फिर भी उनके सभी बच्चों का पालन पोषण समान रूप से ही किया जाएगा। ये नहीं कि दो भाइयों के व्यक्ति अगर अच्छा कमा रहे हैं तो उनको अलग सुविधा दी जाएगी और तीसरे भाई को कोई सुविधा खासकर उसके बच्चों को नहीं दी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है या जो बेरोजगार है उसकी कार्यकुशलता भी प्रभावित होती है और उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो सोचता है कि मैं अगर कुछ भी नहीं करूँगा तो भी जो है मेरे बच्चों का या मेरे परिवार का पालन पोषण होता रहेगा, और जिसके कारण वह अकर्मण्य बन जाता है और उसको वह सोचता है कि मुझे परिवार की कोई जिम्मेदारी भी उठानी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास में बाधा। चूँकि संयुक्त परिवार में समूहवाद की भावना होती है, व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए कई बार परिवार में अगर कोई सदस्य या युवा व्यक्ति योग्य है और वो घर छोड़कर दूसरे शहर में या महानगर में कार्य करने के लिए जाना चाहता है तो वह परिवार के दबाव के कारण कई बार नहीं जा पाता, क्योंकि उस पर परिवार का सामाजिक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और वो उसकी कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है गतिशीलता में बाधक। चूँकि व्यक्ति परिवार के लिए जीवन जीता है, परिवार से ही जुड़ा रहता है, और संयुक्त परिवार में पहले ही बताया था कि व्यक्ति का अपने अलग से कोई अस्तित्व या पर्सनैलिटी नहीं होती, और इस प्रकार खासकर वह परिवार के लिए ही कार्य करता है। और संयुक्त परिवार के चूँकि आदर्श मूल्य मान्यताएं आदि के कारण ये व्यक्ति की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं का पोषक। संयुक्त परिवार में कई सारे प्रतिमान मूल्य या रूढ़िवादी विचारधारा भी होती है, जिसके कारण परिवार के सदस्य अंधविश्वासी भी होते हैं, परंपरावादी भी कहा जाता है उनको, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और वे ऐसी अनेक सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं जिनको छोड़ने का विरोध भी करते हैं। जैसे पर्दा प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है, तो उनका पालन जो है करने के लिए बाध्य करते हैं। इसी प्रकार
संयुक्त परिवार के कारण कई प्रकार की दूसरी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे अशिक्षा की। स्त्रियों को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती जितनी नगरीय परिवार में आप देखते हैं। छुआछूत की भावना रहती है, दहेज प्रथा है। तो ये ऐसी समस्याएं रहती हैं जिसके कारण न केवल परिवार में समस्याएं उत्पन्न होती बल्कि समाज में भी इस प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। नेक्स्ट है कलह का केंद्र। संयुक्त परिवार के सदस्य, चूँकि कई सदस्य एक साथ रहते हैं, अतः इस संबंध में कर्वे का यह कहना था कि जहाँ 2 या 2 से अधिक भाई रहेंगे वहाँ स्वाभाविक रूप से उनके बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर के, खासकर उनकी पत्नियों यानी कि पत्नियों को लेकर या उनके बच्चों को लेकर आपस में अवश्य झगड़ा होता रहता है। और कई बार ये झगड़ा संपत्ति को लेकर भी, काम के बंटवारे को लेकर भी होता है, जिसके कारण संयुक्त परिवार एक तरह से कलह का केंद्र बने रहते हैं। स्त्रियों की निम्न दशा। संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा दोष ये है कि महिलाएं चूँकि घर का सारा काम करती हैं, जैसे गृहस्थी का काम करना, रसोई में खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की भी उन्हें देखभाल करनी पड़ती है या सेवा करनी पड़ती है। तो उसके कारण महिलाएं अपनी जो योग्यता होती है या उनमें कोई अगर एबिलिटी भी है तो वो उसको एक तरह से पूरा नहीं कर पाती और वह उस परिवार के अनुसार ही रहने के कारण उनका व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी विकसित नहीं होती है। इसलिए कहा गया कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दशा निम्न रहती है। गोपनीयता का अभाव। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या यानी भाई बहन सब साथ रहते हैं, तो उसके कारण जगह की भी कमी होती है, मकान छोटे होते हैं। तो कई बार खासकर पति पत्नी बुजुर्गों के सम्मान के कारण आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, या करते भी तो बहुत लिमिटेड या सीमित उसमें, यानी एक तरह से वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने का उन्हें मौका नहीं मिलता। इसलिए कहा गया कि संयुक्त परिवार में गोपनीयता का अभाव पाया जाता। नेक्स्ट है शुष्क एवं नीरस वातावरण। इस संबंध में देसाई का ये कहना था कि संयुक्त परिवार में चूंकि कई सारे सदस्य होते हैं और ये संबंधी कई बार नहीं चाहते हुए भी इन्हें आपस में एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, खासकर समाज के डर के कारण या परिवार के सम्मान बनाए रखने के लिए सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इनके बीच ये संबंध केवल औपचारिक रहते हैं, जिसके कारण कई बार जो है परिवार में नीरस वातावरण या बोझिल वातावरण बना रहता है। लास्ट पॉइंट है मुखिया की स्वेच्छाचारिता। चूँकि संयुक्त परिवार पितृसत्तात्मक होता है और परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है या बुजुर्ग है या जिसको अपन दादाजी कहते हैं, तो उनकी ही निर्णय परिवार का सभी सदस्य लोग मानते हैं और वो जो निर्णय लेते हैं वही अंतिम निर्णय होता है। कई बार उनका निर्णय सही हो या गलत हो, लेकिन परिवार के सदस्य उनके उस निर्णय को स्वीकार करते हैं और वह गलत होते हुए भी उसके प्रति असंतोष व्यक्त नहीं कर पाते। ये थे परिवार के, ग्रामीण संयुक्त परिवार के खासकर दोष या दुष्कार।